नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका और मैं हूं अपर्णा आपके साथ। और इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ बैठे हुए हैं सचिन रावत जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष पत्रिका में। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है मामला, जिसके बारे में हर तरफ बात हो रही है, ये संजीव जीवा के बारे में, जो हत्याकांड जो कोर्ट परिसर में हुआ, उसके ऊपर आप किस दृष्टि से अपनी राय रखना चाहते हैं? किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को कि किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर आज की डेट में अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुका है, निश्चित तौर पे आपने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पुलिस कस्टडी में जो लोग होते हैं उनकी हत्या हो जा रही है। और इसके पीछे एक कारण नहीं है, इसके पीछे तमाम कारण है। जिस तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज की डेट में योगी सरकार ने जो ठोको नीति अपनाई थी, तो वो ठोको नीति इस तरह काम कर रही है कि पुलिस वालों के सामने किसी को मार दिया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं आज की डेट में हो रही है। मैं समझता हूं कि अपराधी जो है वो सत्ता के संरक्षण की वजह से अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ कहीं ना कहीं महिलाओं पे अपराध अत्याचार बढ़ा है, हर तरफ जंगल राज व्याप्त है, दलितों को पीड़न हो रहा है। निश्चित तौर पे हर क्षेत्र में सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है ये अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुका है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे आगामी जो है चुनाव का समर होने वाला है 2024 में, अगर इस तरह की कार्यशैली रही तो जनता तो जानती है और जनता ही जनमत देती है जब ही सरकार बनती है। तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में बदलाव जरूर होगा 24 में। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अभी हमने देखा कि स्मृति ईरानी जी ने किस तरीके से बीजेपी हेड ऑफिस में लोगों को संबोधित किया, जो कि हमारी ये बाल विकास महिला विकास मंत्री हैं। उनके बारे में इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ वीडियोस भी अभी वायरल हो रही हैं, उन पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन हम पहले जानना चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर सेशन में कई बार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का नाम लिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मृति ईरानी जी 2014 के चुनाव के ठीक पहले, जब देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब सिलेंडर 400 रुपए में था, तब सिलेंडर उठा करके हमारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन आज सिलेंडर जब 1100 में हो गया तब स्मृति ईरानी जी का एक व्यक्तित्व नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब महिलाओं पे अपराध होता है, हाथरस की घटना होती है, उम्बा की घटना होती है, कानपुर की घटना होती है, उन्नाव की घटना, ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं, तब स्मृति ईरानी जी कहां होती हैं? तब वो क्यों नहीं अपना बयान जारी करती हैं? कल एक की घटना मैं आपको बता रहा हूं। कल एक सम्मानित पत्रकार थे, उन्होंने स्मृति ईरानी जी से पूछा महंगाई के बारे में। उन्होंने कहा कि जो आपने 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था अमेठी में, तब स्मृति ईरानी जी ने कहा कि मैं आपके संस्थान में बात करके आपको नौकरी से निकलवा दूंगी। ये किस तरह की बयानबाजी आप करती हैं? क्योंकि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई की मार है, अपराध की बाढ़ है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सुनियोजित अपराध हो रहे हैं, उस पर स्मृति ईरानी जी ने एक भी बात नहीं बोली। भाजपा का नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो हमारी बेटियां सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनके खिलाफ स्मृति ईरानी जी का एक व्यक्तित्व नहीं आता है। पूरी सरकार ब्रजभूषण शरण को बचाती हुई नजर आती है, तब स्मृति ईरानी जी कहां होती हैं? लेकिन स्मृति ईरानी जी का कहना है कि हम हर मुद्दे को मद्देनजर रख के हर चीज आगे लाते हैं और हर चीज का उनके पास जवाब होता है। और अभी बीच में उन्होंने ये भी बोला, अभी परसों के सेशन की बात है, अभी जो बीता सेशन हुआ उसकी बात है, कि उसमें कहा उन्होंने उन्हें आंगनबाड़ी में काम करने वाली सभी माताओं बहनों को उन्हें स्मार्टफोन से जोड़ा है और उन्हें जनधन योजना से जोड़ा है और उनके उत्थान की ओर वो बातें करती हैं। तो क्या ये जो जिस तरीके की बातें हो रही है, टेक्नोलॉजी से जोड़ना और उन्हें हाईटेक बनाना और उन्हें स्मार्टफोन से परिचित कराना, क्या उनके लिए ये कितना लाभदायक है? देखिए, जहां तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की आप बात कर रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती होती हैं वो ग्रामीण परिवेश में काम करती है, लेकिन उनका मानदेय जो तय मानदेय होता है वो भी इतना डिले आता है। और वो लोग लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। उस पर तो सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है।
आप स्मार्टफोन से उनको जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी तो बताना चाहिए कि वो जो जीवन यापन करती हैं, वो संघर्ष करती हैं, गांव-गांव जाकर के जो भी सरकार की नीतियां होती हैं उसको लेके जाती हैं, लेकिन उनका मानदेय की बात जब आती है तब आप उनकी बात नहीं सुनती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दो तरह का जो रवैया है सरकार के द्वारा, स्मृति ईरानी जी के द्वारा, ये क्यों किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता है सरकार के खिलाफ। तो अभी फिलहाल तो ये चीज़ सबके सामने आ चुकी है कि किस तरीके से उन्होंने संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, और कई सारे फिगर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं जाके वीडियो में कि उन्होंने बाकायदा एक एक नंबर के साथ कि कितना उन्होंने विकास कराया और कितना कांग्रेस ने कराया, बार बार वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही थी। अगर उस समय वहाँ पर आप होते तो आपको सवाल करने का मौका मिलता तो आप वहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करते? देखिए, मैं तो सबसे पहले पूछता कि अमेठी की जनता से आपने कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे चुनाव के समय, आज क्यों नहीं अमेठी की जनता का सामना आप करती हैं? आप बताइए ना, अमेठी की जनता को 13 रुपए किलो की चीनी क्यों नहीं देंगी? आप महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करती थी, अब क्यों नहीं महंगाई के खिलाफ आप बोलती हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी ने उनसे सवाल किया था एयरपोर्ट पे, और उन्होंने सवाल किया, तब आप उसकी बात नहीं, आपने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। तो ये किस तरह की भाषा और किस तरह की चीजें आप करती हैं? क्या आप जो है अब सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैनल काम कर रही हैं? किस तरीके की भाषा का क्या मतलब है? मतलब क्या कोई स्टेटमेंट दिया? हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब नेताजी ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप जो है सिलेंडर पे महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही हैं? तो उन्होंने एक गलत शब्द का प्रयोग किया था हमारी अध्यक्षा को, जो मैं आपको बता नहीं सकता, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह की कार्रवाई करती है कि कहीं ना कहीं जनता में ये मैसेज जाए कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जनता को सब पता रहता है कि जब हमारी सरकार थी हम 300 रुपए 400 रुपए जो सिलेंडर दे रहे थे, आज 1200 का है। आपने देखा कर्नाटका में चुनाव हुआ, हिमाचल में चुनाव हुआ, हर जगह बदलाव हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जनता, उत्तर प्रदेश में एक बार तो इन लोगों की गवर्नमेंट बना दी, लेकिन 2024 में जब चुनाव होगा तो ये यहां से साफ होने वाले हैं। बात रही चुनाव की, तो पिछली बार जिस तरीके से देखा जा रहा है, पिछली बार करीब 64 सीटें लेके आई थी बीजेपी, और उसी दौरान कांग्रेस का जो हाल था वो हम सभी ने देखा। लेकिन उम्मीदें बहुत थी लोगों को, हम यही कहना चाहेंगे। आपकी तैयारी इस बार कैसी चल रही है चुनाव को लेकर? 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं, जो इलेक्शंस आ रहे हैं, उसकी तैयारी कांग्रेस किस तरीके से कर रहा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तैयारियां हैं, कांग्रेस पार्टी ने लगातार प्रदेश संगठन में अभी स्ट्रक्चर हम लोगों का बढ़ा हुआ है। नगर निकाय के चुनाव हुए, 4 जगह हम लोग दूसरे नंबर पे आए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे लगातार जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनको धरातल तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, प्रदेश लेवल पे लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बृजलाल खाबी जी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का समय तो बचा नहीं है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारी इंचार्ज हैं, तो मैं समझता हूं कि जो पार्टी की नीतियां हैं उनको लेकर के जनता के सामने जाएंगी। निश्चित तौर पे मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करेगी। ये तो रही बात अच्छा प्रदर्शन करने की, बात यहाँ हो रही है क्या ये उस रेस में आ पाएगी? जीतने और हारने वाली स्थिति जो हो जाती है, उस रेस तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव लड़े थे, हम लोग 22 MP जीत के आए थे, और हम लोगों ने केंद्र में सरकार बनाई थी। क्योंकि जनता को एक बार आप छल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, 2 करोड़ का लॉलीपॉप दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बड़ी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दे सकते हैं, लेकिन अब जनता इनके झूठ को समझ चुकी है, जान चुकी है। क्योंकि झूठ एक बार टिक सकता है, बार बार नहीं, और सच जो है वो हमेशा सामने आता है। तो जनता जो है अब बदलाव के मूड में है। तो मैं कह सकता हूं कि विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ रही है। यहां तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो सब लोग जो है बैकडोर में है। कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनाव लड़ा और हर जगह हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया, तो उसका परिणाम हम लोगों को मिला है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। चलिए, ये तो रही बात हमारी
सचिन जी से कांग्रेस की जो तैयारियां हैं इलेक्शंस को लेके उसको लेकर अब आप जानना चाहेंगे कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा की ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक जनता के सामने नहीं आई है, जो जनता के समक्ष आनी चाहिए, जो आपको लगता है ऐसी कौन सी बात है जो नहीं आई है, वो इसके बारे में देखिए। देखिए, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत जो देश में चल रही थी, और लगातार आपने देखा होगा कि देश में ध्रुवीकरण की सियासत चरम पर थी, श्री राहुल गांधी जी ने ये दिखा दिया है कि देश हमेशा प्यार से, अमन चैन से चलता है, और उनको जो प्यार देश से मिला है उसी का जीता जाता उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में। निश्चित तौर पे आगामी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी वहां भी अच्छा करेगी। मैं खुद उस यात्रा का हिस्सा रहा। जिस तरह से राहुल गांधी जी जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं रहा है। पहले उन्होंने यात्रा निकाली थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने, वो यात्रा दिल्ली तक थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने यात्रा कश्मीर तक निकाली। तो मैं समझता हूं कि इस यात्रा में सभी धर्मों, सभी लोगों का सहयोग मिला, लोगों ने राहुल जी को प्यार दिया, और उसी का करिश्मा है कि आज देश में कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका। तो आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में किस तरीके से सचिन जी ने हमें बताया, और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्कर्ष पत्रिका।